हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज के जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री के अंदर अपन जो शुरू करने वाले हैं वो है आज का टॉपिक अपना ऑक्सीडेशन नंबर। इट मीन्स ऑक्सीकरण संख्या। इस ऑक्सीकरण संख्या से पढ़ कर के आप किसी भी कंपाउंड का, किसी भी यौगिक का आप उसका जो फॉर्मूला होता है वो आप अच्छी प्रकार से सीख पाओगे। अब मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। इसको ऐसे तो हमने कल के जो वीडियो है उसके अंदर पढ़ लिया है। ये बिल्कुल जो होता है वो बिल्कुल संयोजकता के बराबर ही होता है ना। जितनी संयोजकता होती है वही उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीडेशन नंबर होता है। बट चेंज जो है वो सिर्फ इतना है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो होते हैं वो उसके आगे सिर्फ क्या लगा होता है, चार्ज लगा होता है। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं। ओके, चलो हम देख लेते हैं किस प्रकार से कौन कौन से एटम है, कौन कौन से एलिमेंट है, उसके ऑक्सीजन नंबर कौन कौन से होते हैं, उसको हम अच्छे प्रकार से पढ़ते हैं। ये जो ऑक्सीडेशन संख्या जो होती है ये संयोजकता की बिल्कुल बराबर होती है। संयोजकता के बिल्कुल बराबर होती है, परंतु नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकती है। ये बिल्कुल आपकी संयोजकता के बराबर होगी, लेकिन नेगेटिव या फिर पॉजिटिव हो सकती है। अब आप बोलेंगे सर नेगेटिव और पॉजिटिव किस किस की होती है? तो देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि तत्व जो होते हैं वो आपके कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। एक तो है आपका मेटल जिसको अपन कहेंगे धातु, एक है आपका नॉन मेटल जिसको अपन कहेंगे अधातु, एक है आपका मेटोलॉइड्स जिसको अपन कहेंगे उपधातु, है ना। तो अगर धातु की बात की जाए तो धातु की जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमेशा कितना होगा? पॉजिटिव में होगा। कैसा होगा? हमेशा पॉजिटिव में होगा। अधातु की बात की जाए तो अधातु का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वह होता है हमेशा नेगेटिव के अंदर। और नेक्स्ट उपधातु है जो मेटोलॉइड है, अगर इसकी बात की जाए तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो प्लस भी हो सकता है या फिर माइनस, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। ओके ना। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर कुछ तत्व है, जैसे कि अगर एग्जाम्पल अपन ले, आवर्तसानी का जो वर्ग 1 था, वर्ग 1 मतलब वर्ग जो पहला था जिसके अंदर एलिमेंट थे आपके हलीना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिशियम, सीजियम और फ्रांसियम वाला। तो उनकी सबका जो ऑक्सीजन नंबर होता है वो कितना होता है? +1 होता है। सबका कितना होता है? +1। किस किस का देख लो, अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ, हलीना की रब से फरियाद। उसी प्रकार आपका जो वर्ग दूसरा है उनका सबका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +2 होता है। कितना होता है? +2। और आपके इसके नंबर कौन कौन से आते हैं? जैसे कि बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। इस प्रकार से ये इनके वर्ग 1 का +1 ऑक्सीजन नंबर और वर्ग 2 का +2 ऑक्सीजन नंबर होता है। इनकी संयोजकता भी इतनी होती है ना। नेक्स्ट आपका जो वर्ग है आपका 13वां वर्ग, इन सब का ऑक्सीजन नंबर कितना होता है? +4 होता है। कितना होता है? +4 होता है। जिसकी ट्रिक आपकी चले शिवजी संग पार्वती। वर्ग जो 14 है उनका ऑक्सीजन नंबर होता है -3। इसमें कौन कौन से आते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ना प्यारे ऐसे सब बिगड़ जाएगा। वर्ग जो 15 है ओल्ड स्टाइल से टिपो, उसका ऑक्सीजन नंबर कितना होता है? -2 होता है। जिसके अंदर एग्जाम्पल है आपका जैसे O, तो इसका ऑक्सीजन नंबर -2 हो गया। इसके अंदर N है, नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन फैमिली -3 हो गया। इसके अंदर आपका एग्जाम्पल होता है कार्बन, तो कार्बन का ये +4 हो गया। इस प्रकार से होता है। जैसे इसके अंदर आपको बता देता हूँ, जैसे अगर लिथियम है तो लिथियम का देखो कैसे हो जाएगा? लिथियम प्लस हो जाएगा। सोडियम है तो ये सोडियम प्लस हो जाएगा। अब आप सोचे होंगे कि सर इनके ऊपर ये प्लस
कैसे लगा है, इनको माइनस कैसे लगा है, तो वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। फिलहाल आप एक देख लो कि इसमें एलिमेंट का किसका कितना होता है, वो आप देख लो एक बार। आप लूडो में कहते चलना, वर्ग जो 16 है उनका जो ऑक्सीजन नंबर होता है, एक मिनट थोड़ी सी कहीं गड़बड़ हो गई है, गड़बड़ अपने यहाँ पर हुई है। इसका 2 के बाद 3 आता है और इसका +4 होता है, उसके बाद घटता है, इसका -3 है और इसका -2 है, ठीक है ना। तो कार्बन आपकी इसके अंदर आ जाएगा, नाइट्रोजन आपकी इसके अंदर आ जाएगा और ऑक्सीजन आपके इसके अंदर आ जाएगा। अब आप सोचेंगे सर इसमें कौन है, इसमें आपका बाल गणेश, बाल से जैसे कि बोरोन है, बाल एल्युमिनियम है, इन सब का आपका +3 होता है। अब वर्ग जो 17वां है जिसको अपन कहेंगे एक्स ग्रुप, क्या कहेंगे, हैलोजन ग्रुप, इनका सबका ऑक्सीजन नंबर होता है -1, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये वाले। इस प्रकार से ये आवर्त सारणी के अंदर सभी का अलग अलग ऑक्सीजन अणु होता है। अब आप सोचोगे क्या सर हमको पूरी आवर्त सारणी के अंदर सभी एलिमेंट का ऑक्सीजन नंबर याद रखना पड़ेगा क्या? तो मैं आपको बोलता नहीं, यहाँ पर कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो बार बार कंपाउंड बनाने के अंदर काम में आते हैं, उन्हीं का आपको ऑक्सीजन नंबर याद रखना है। तो वह कौन कौन से है मैं यहाँ पर लिस्ट लिख लेता हूँ और उसी की हेल्प से अपन क्या करेंगे, केमिकल फॉर्मूले लिखना सीखेंगे। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन अंग हम कैसे निकालेंगे किसी एलिमेंट का। चलो ये तो हमको अगर याद हो तो ठीक है, लेकिन अगर बाई चांस सर कोई एलिमेंट हमको ऐसे दिए होंगे जिसका ऑक्सीजन अंग हमको पता ही नहीं है, तो उसको हमको अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। यहाँ पर अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ वो एक एक एलिमेंट का बता रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको वही बताऊँगा कि अगर आपको वो एक पूरा कंपाउंड दिया गया है तो कंपाउंड में से किसी एक एलिमेंट का अगर निकालना है तो वो भी आपको निकालने में सिखाऊंगा। बोला है बिल्कुल बेसिक लेवल से। तो देखो, जैसे कि अगर आपको बोल दिया जाए लो लिथियम का निकालो, लिथियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो देखिए इसका ऑक्सीजन निकालने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लिथियम जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 3। कितना होता है? 3। तो इसके कल वाला ध्यान रखना सही, वैलेंसी वाला पहले कोष में कितने आएंगे 2, दूसरे केस में कितने आएंगे 1। अब आप सोचो कि इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है। इसके संयोजी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है। अब ये क्या करेगा, ये चाहता है कि मैं भी अपना अष्टक क्या करूँ, पूर्ण कर दूँ, मैं भी अपने बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन कर दूँ। मैंने आपको बोला हुआ है सिर्फ पहले कोष में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, बाकी हर एक कोष में अष्टक के अकॉर्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए। अगर कोई तत्व जिसका हर एक तत्व के अंदर या हर एक कोष के अंदर अष्टक उसका पूर्ण है तो वह अक्रिय गैस, अक्रिय तत्व की श्रेणी में गिना जाएगा। तो देखो यहाँ पर इसका अष्टक पूर्ण नहीं है, तो ये चाहता है कि मेरे यहाँ पर 8 हो जाए, या क्या करता है ये 2, देखो ये पहला वाला कोष पूरा भरा हुआ है क्योंकि पहले वाले कोष में होते कितने 2 ही होते हैं। तो ये चाहता है या तो वो 7 को लेगा ताकि ये 8 हो जाएंगे, या 1 को देगा। तो 7 को लेना बेटर है या 1 को देना। इसलिए क्या करता है लिथियम अपने में से एक परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। तो देखो जैसे ये लिथियम है, ये क्या करेगा, अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। तो देखो इसका 2, 1 था इलेक्ट्रॉन विन्यास, अब इसका कितना हो गया, 2 हो गया, है ना। तो इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, इसलिए इसके ऊपर प्लस का 1 लग गया। चाहे प्लस लगाओ या प्लस का 1 लगाओ, नहीं समझ में आया? एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर देखो यहाँ पर सोडियम की बात की जाए, सोडियम का आपको पता है ऑक्सीडेशन एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है ना। अब देखो इसकी बात की जाए, इसका हमको ज्ञात करना है। तो ये आपका सोडियम है, सोडियम के 11 नंबर है इसका, तो इसमें इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे, 11 होंगे। तो इसके पहले कोष में 2 आएंगे, बाकी में 8, तो 2 8 कितने हो गए, 10, बचा कितना 1, तो ये हो गया 11। अब आप सोचो इसके बाहरी कोष में देखो ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये भी चाहता है कि मेरे यहाँ पर कितने हो जाए, 8 हो जाए। तो ये या तो क्या करेगा, किसी और से 7 इलेक्ट्रॉन को लेगा या 1 देगा। 7 को लेना बेटर है या 1 को देना। तो ये सोचेगा कि मैं 1 को देता हूँ। तो ये सोडियम है, ये क्या करता है, अपने में से 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। निकालेगा तो इसके ऊपर प्लस का 4 लिख देगा, प्लस लगाओ या प्लस का 1 लगाओ। अब इसके ऊपर देखो इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास था वो 2 8 1 था, अब इसका रह गया है 2 और 8 रह गया है।
तो इसका अष्टक पूर्ण हो गया, ये अक्रिय गैस के आसन, लेकिन ये कैसा हो सका, आयनित। अब इसका ऑक्सीजन अंक कितना है, +1। चलो कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ नाइट्रोजन का नंबर होता है 7, ठीक है ना। तो देखो ये नाइट्रोजन है, नंबर इसका 7 है, तो पहले क्वेश्चन में कितना आएंगे 2, दूसरे क्वेश्चन में कितने आते हैं 8, लेकिन हमको जरूरत कितनी है, देखो 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 में से 2 आगे बचे कितने 5, तो इसके दूसरे कोष में आपके आ जाएंगे 5। तो इसके देखो बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 है, होना चाहिए था 8, कम कितने 3। अब ये क्या करेगा, या तो 3 इलेक्ट्रॉन को लेकर के 8 करेगा या 5 को देना, तो 3 को लेना बेटर है, 3 को ग्रहण करना बेटर है, ये 5 को देना। तो ये क्या करता है, 5 को देने से अच्छा है 3 को ग्रहण करता है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 3 ग्रहण करेगा, तो इसके ऊपर ग्रहण कर रहे उसके ऊपर लगता है माइनस का चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उसके ऊपर लगता है प्लस का चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उनके ऊपर लगता है माइनस। इसने कितने ग्रहण किए, 3, इसलिए ऊपर -3 लग गया। अब ग्रहण करने के बाद जो 2 5 था वो इसका इलेक्ट्रोविटनेस कितना हो गया, 2 और 8 हो गया, 2 और 8 हो गया। और देख लिए कुछ एग्जाम्पल लिखे, जैसे कि मैं बात करूँ ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का नंबर होता है 8, तो देखो यहाँ पर ये ऑक्सीजन है 8 है, तो पहले कोष में कितना आएंगे 2, बचे कितने 6, तो इसके बाहरी कोष में कितने 6 होने चाहिए थे, 8 कम कितने 2, तो ये क्या करेगा 2 को लेगा या 6 को देगा, 6 को देने से अच्छा है कि 2 को लेना। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, अपने अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से इसके ऊपर चार्ज लग जाएगा -2, क्या लग जाएगा -2, 2 ग्रहण किया इसलिए 2 और ग्रहण किया इसलिए इसके ऊपर -2। अब इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो 2 6 की जगह अब इसका हो गया 2 8, 2 8। इस प्रकार से आप किसी भी एलिमेंट का आप उसका एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो। चलो कुछ और बता दो, जैसे अगर कैल्शियम की बात की जाए, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 20 होता है, कितना होता है 20। अब इसके अंदर 20 होता है, तो ये देखो पहले क्वेश्चन में कितना आएंगे 2 8 10, फिर तीसरे में आपस 18 और 2 कितने बचे 2 20 बचे। तो इसके देखो बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, होने चाहिए थे यहाँ पर भी 8। अब ये क्या करेगा, अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए यहाँ पर 8 करना है, कहने का मतलब यहाँ पर कितना करना है 8 करना है। तो 8 करने के लिए ये 6 इलेक्ट्रॉन को लेगा या 2 को देगा, 6 को लेना बेटर है या 2 को देना। तो ये क्या करता है, 6 को लेने से अच्छा है कि 2 को डोनेट कर लेता है। तो ये कैल्शियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, और बाहर निकालने से इसके ऊपर चार्ज लग जाएगा +2, क्या लग जाएगा +2। इस प्रकार कैल्शियम का जो ऑक्सीजन का अंक है वो कितना हुआ +2 हुआ, ऑक्सीजन का -2 हुआ, नाइट्रोजन का -3 हुआ, सोडियम का +1 हुआ, लिथियम का +1 हुआ। इस प्रकार हम किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीजन अंक ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, अगर आपके सामने कोई कंपाउंड दिया हो, उस कंपाउंड का अगर आपको ऑक्सीजन अंक निकालना हो तो वो भी हम आपको अगले वीडियो में सिखाऊंगा। फिलहाल अभी हम सीखते हैं कि किस प्रकार से हम किसी भी यौगिक का केमिकल फार्मूला अपन आराम से लिख सकते हैं। केमिकल फार्मूला लिखने के लिए हमको जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की जरूरत पड़ने वाली है वो है ऑक्सीडेशन नंबर। जिस भी कंपाउंड का अगर आपको फार्मूला लिखना है तो उस कंपाउंड के जितने भी एटम हैं, कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड मतलब यौगिक, यौगिक कैसे बोलता है 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को अपन क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। तो आपको क्या करना है, किसी यौगिक का अगर आपको उसका केमिकल अगर फॉर्मूला लिखना है तो उस यौगिक के अंदर जितने भी परमाणु हैं उन परमाणु का आपको ऑक्सीडेशन नंबर पता होना चाहिए। अगर वो पता है तो चंद सेकंड, 1 सेकंड के अंदर उसका हम ऑक्सीडेशन नंबर लिख सकते हैं। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ हेरा फेरी करनी है। जैसे मेरे पास ऑक्सीजन नंबर है तो मेरा नंबर मैं उसको दूंगा, उसका नंबर मैं उसको दूंगा। ओके, चलो सीखते हैं। तो देखिए अब अपन जो सीखने वाले हैं वो है रासायनिक सूत्र, किस प्रकार से आपको रासायनिक सूत्र बनाना है। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, जैसे कि मान लेता हो कि अपने पास 2 एलिमेंट है, एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी है। इन दोनों से मिलने से आपके क्या बनेगा, आपका रासायनिक सूत्र बनेगा। तो आपको देखना है ए है तो इसका ऑक्सीजन नंबर अपन मान लीजिए जैसे कि x है, दूसरे का क्या है y है, क्या कहना है y। तो कुछ नहीं करना है आपको, इसका ऑक्सीजन नंबर इसके ऊपर और इसका ऑक्सीजन नंबर इसके ऊपर,
ए के ऊपर किसका आएगा, ए का जो एक्स है वो इस पर चला जाएगा और बी का जो वाई है वो चला जाएगा ए के ऊपर। तो देखो यौगिक जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए के ऊपर ऑक्सीजन अंक किसका आएगा, ये वाई इधर आएगा, तो ए वाई और बी का एक्स। कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको अदला बदली करनी है, हेरा फेरी करनी है। तो चलो कुछ आप एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर अपन लिखते हैं NaCl है सोडियम क्लोराइड, ये कैसे आया। तो देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको देखना है कि Na है, Na का आप देख लो, देखो Na का कितना होता है, +1 होता है, तो Na का +1 ले लो। Cl है तो Cl का कितना होता है, -1 होता है। आप वहाँ से उठा लो, देखो मैंने सब यहाँ पर लिख ली है जो आपके रेगुलर काम में आते हो। अब क्या करना है, Na का प्लस इधर 1 और Cl का -1 इधर, +1 से Cl -1, मतलब आपको बन जाएगा यहाँ पर, जैसे देखो Na के ऊपर ये 1 आ गया और Cl के ऊपर ये 1 आएगा, Na 1 Cl 1 से 1 कट जाएगा, इसलिए आपका बन जाएगा NaCl। इस प्रकार से ये बन गया सोडियम क्लोराइड। चलो और देखें, जैसे अगर मैं बात करूँ MgCl2, अब आप सोचे होंगे कि सर Cl ने सोडियम के साथ तो NaCl बनाया, लेकिन Mg के साथ में Cl2 बनाया, क्या फंड है। तो देखिए आपको MgCl2 है, तो इस यौगिक के अंदर आपके एक तो तत्व है Mg, एक तत्व है Cl का तो हमको पता ही है -1 होता है, Na का +1 और Mg का +2 हो जाएगा, तो इसकी आपकी ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2, तो वो जाएगा Cl के ऊपर और Cl का 1 जाएगा इसके ऊपर। तो देखो Mg के ऊपर कौन आएगा, ये 1 आएगा, तो इसलिए बन जाएगा Mg1 और Cl के ऊपर ये 2 आएगा, तो ये बन जाएगा Cl2। 1 का कुछ वैल्यू होती नहीं है, इसलिए 1 को हटा देता है, MgCl2 बच जाएगा। इसको बोलेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड। बिल्कुल इजी समझ में आ रहा है। नेक्स्ट और देखो आगे, जैसे कि अपन बात करते हैं AlCl3, इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये कैसा बना है, तो देखिए ये एल्यूमिनियम और ये आपका क्लोराइड की वैलेंसी आपको पता है -1 की होती है, एल्यूमिनियम की होती है +3, क्लियर है। 3 जाएगा Cl के ऊपर, 1 के ऊपर एल्यूमिनियम के ऊपर आएगा 1, एल्यूमिनियम के ऊपर आ गया 1, तो ये 1 और Cl के ऊपर आ गया 3, ये Cl3, तो ये बन जाएगा 1 की वैल्यू कुछ नहीं होती, तो AlCl3। इस प्रकार से अपन एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र लिख सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट, जैसे कि मैं अभी हमको कंपाउंड पता हो तो निकाल सकते हैं, लेकिन अब हमको पता है सर मेरे पास क्या करता है, 2 तत्व है, एक आपका एलिमेंट Na, एक आपका है O, मुझे इसका लिखना है। एक आपका सोडियम है, एक है आपका O। अब आपको पता है Na का कितना होता है, +1, O का कितना होता है, -2, 2 जाएगा Na के ऊपर, 1 जाएगा O के ऊपर, तो क्या बन जाएगा, देखो NaO। तो देखो Na के ऊपर कितना आया, 2 आया, तो ये Na के ऊपर 2, O के ऊपर कितना है, 1, तो O लिखने की जरूरत नहीं, तो आपका बन जाएगा कंपाउंड Na2O। बिल्कुल ईजी है। नेक्स्ट एक और, जैसे कि अगर आपको बोल दिया जाए आपके पास एक सोडियम है, एक आपका सल्फर है, इसके द्वारा मुझे कंपाउंड बना करके बताओ। तो देखो जैसे पता है सोडियम का +1 होता है, सल्फर का -2 होता है, देख लो आप। तो 1 जाएगा सल्फर के ऊपर, 2 आएगा Na के ऊपर, तो Na के ऊपर कितना आया, 2 आया, सल्फर के ऊपर 1 आया, तो ये बन गया Na2S। क्या बन गया, Na2S। इस प्रकार से आप छोटे लिख करके बिल्कुल अच्छे से कर सकते हो। और देखो जैसे कि ये Ca और ये O, मेरे पास एक कैल्शियम है, एक मेरे पास ऑक्सीजन है। तो आपको पता है कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, +2 होती है, ये देखो +2, ऑक्सीजन की -2, तो +2 इधर, -2 इधर, तो ये बन गया Ca2O2, Ca2O2, 2 से 2 कट गया, तो ये बच गया CaO। इसको बोलेंगे कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ छूना। नेक्स्ट और देखो आप, जैसे कि अगर बात करूं मैं, एक मेरे पास एलिमेंट है Ca, दूसरा एलिमेंट मेरे पास Cl है। तो आपको पता है Ca की कितनी होती है, +2 होती है, इसकी होती है -1, ठीक है ना, +2, तो +2 तो जाएगा आपके Cl के ऊपर और 1 आएगा आपके Ca के ऊपर। तो क्या बन गया, देखो Ca के ऊपर आपका 1 आया, कुछ नहीं, Cl के ऊपर आपके 2 आए, तो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। क्या बन गया,
कैल्शियम क्लोराइड। और देखो एक मेरे पास एलिमेंट है N नाइट्रोजन, दूसरा एलिमेंट अपन ले लेते O, NO ले लो, ठीक है ना। पता है N की वैलेंसी होती है -3, इसकी होती है -2, 2 N के ऊपर, O के ऊपर 3, N के ऊपर कौन आएगा 2 आएगा तो ये N2 बन गया, O के ऊपर 3 आएगा तो ये O3 बन गया। इस प्रकार से ये बन गया N2O3। कितने शानदार है। और देखो ये कार्बन है, दूसरा एक ले लेते अपन क्लोरीन ले लेते, क्या लेते क्लोरीन। तो क्लोरीन की पता ही है -1 होती है और कार्बन की होती है +4, 4 जाएगा Cl के ऊपर, 1 जाएगा Ca के ऊपर, C के ऊपर 1 गया तो C का C, Cl के ऊपर कितना गया 4 तो CCl4, इसको बोलेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस प्रकार से अब क्या है बहुत ही अच्छे तरीके से अपन किसी भी यौगिक का अपन फॉर्मूला लिख सकते हैं। कुछ आपको एक नोट है, वो नोट आपको रखना है कि रिएक्शन कब होगी, रिएक्शन कब होगी, रिएक्शन तब होगी रिएक्शन तब होगी जब एक एटम पॉजिटिव तो दूसरा एटम नेगेटिव हो। एक एटम पॉजिटिव और दूसरा एटम क्या हो नेगेटिव हो। पॉजिटिव एटम जो होगा वो हमेशा क्या होगा धातु मतलब मेटल होगा। नेगेटिव एटम जो होगा वो हमेशा क्या होगा नॉन मेटल अधातु होगा। अब क्लियर सी बात है, रिएक्शन मतलब केमिकल जो फॉर्मूला है वो तभी बनेगा जिसमें एक मेटल आपका एक तत्व आपका प्लस पॉजिटिव वाला हो, ऑक्सीजन नंबर हो, और दूसरे का माइनस वाला। जब दोनों आपस में मिलेंगे तो इससे जो यौगिक बनेगा उस यौगिक को बोलेंगे अपन आयनिक यौगिक। क्या बोलेंगे आयनिक यौगिक। क्लियर। नेक्स्ट, अगर आपके दोनों तत्व नेगेटिव हो, दोनों तत्व कैसे हो नेगेटिव, मतलब ये भी अधातु और दूसरा मिलने वाला वो भी कौन है अधातु, तो इसके द्वारा जो यौगिक बनेगा वो कैसा होगा, वह होगा सहसंयोजी यौगिक। क्या होगा सहसंयोजी यौगिक। अब आप बोलो सर कैसे सर, चलो आपको मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ। अगर इसकी बात की जाए तो आपको देखो Na जो होता है वो होता है प्लस और Cl जो होता है वो होता है माइनस। तो आपका ये धातु है और ये कौन है अधातु, दोनों मिलेंगे तो आपका कंपाउंड जो बनेगा वो बन जाएगा NaCl। इसको बोलेंगे सोडियम क्लोराइड। क्योंकि इन दोनों तत्वों के ऊपर क्या है आयन है, तो आयनों से मिलकर बनने वाले यौगिक को बोलेंगे आयनिक यौगिक। इसमें सोडियम आपका धातु होगा और क्लोरीन आपका कौन होगा अधातु होगा। इसकी अगर बात की जाए, देखो जैसे इसकी बात कर लूँ, एक ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन -2 और -2 दोनों के ऊपर माइनस माइनस की वैलेंसी है। मैंने बोला है दोनों तत्व क्या होंगे माएंगे नेगेटिव नेगेटिव, तो इससे जो बनेगा वो बनेगा आपका O2। ऑक्सीजन भी अधातु है और दूसरा ऑक्सीजन भी क्या अधातु, दोनों ऑक्सीजन के मिलने से आपका बन जाएगा O2। अब आप बोले सर ये बना कैसे एक्चुअल में, तो देखो उसकी थोड़ा गहरे में और चलते हैं अपन, इस गहरे में चलते हैं। मैंने बताया ऑक्सीजन जो होता है, इस ऑक्सीजन के नंबर कितना होता है, नंबर 8 होता है। इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। इसके पहले कोष में कितने आएंगे 2 आएंगे, बाहरी कोष में कितने आते हैं 6। तो इसके बाहरी कोष में 6 होने चाहिए थे 8। तो ये ऑक्सीजन क्या करते हैं अपनी बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। तो देखो इसके बाहरी कोष में कितने हैं 6 है ना, तो ये 1 2 3 4 5 और 6। इसके कितने 6 होगा ना 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 तो ये क्या करेगा आपको पता 2 - 2 मतलब ये 2 क्या करेगा ग्रहण करेगा। तो अपने ऑक्सीजन ये इसके पास खुद को 6 ही है, अपने खुद के 8 करने के लिए इस वाले पास वाले ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है उधार लेता है। तो ये इसका बन गया 8। इस प्रकार ये ऑक्सीजन परमाणु क्या करेगा, अगर इसने इससे उधार लिए तो ये भी तो लेगा ना, तो इसलिए भी ये भी खुद को 6 है ही है, 2 इससे उधार लेगा तो इसके भी हो गए 8। इस प्रकार दोनों ऑक्सीजन परमाणु आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन के शादी करते हैं और बनाता है O2 एक अणु बनाते हैं। इसके बीच में जो बंद होगा वो कैसा होगा डबल बंद होगा। क्या होगा
क्योंकि यहाँ पर साझेदारी 2 इलेक्ट्रॉन के, 2 यहाँ के 2 यहाँ के, 2 इसने दिए 2 इसने लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी हो रही है, इसलिए इसके बीच जो बनेगा बंध वो बॉन्ड बनेगा डबल बॉन्ड। ये इस डबल बॉन्ड का नाम क्या है? सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी यौगिक के बीच में, सहसंयोजी यौगिक के बीच में बनने वाले बंध को अपन सहसंयोजी बंध बोलते हैं। सहसंयोजी बंध कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है आपका, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अगर इसकी बात की जाए तो सहसंयोजी बॉन्ड ऐसे एक्चुअल में तो इनकी प्रकृति के आधार पर तो 2 टाइप का होता है, एक आपका होगा सिग्मा बॉन्ड, एक आपका होगा पाई। कौन सा होगा? सिग्मा और पाई। देखो सहसंयोजी बॉन्ड 3 टाइप का होता है ना, ये सिंगल बॉन्ड, जैसे देखो सिंगल बॉन्ड किसके बीच में होता है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक बार, जैसे ये देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच बन जाएगा डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। ओके, अब मैंने बोला है सहसंयोजी बंध जो होते हैं वो प्रकृति के आधार पर कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। कौन कौन सा? एक तो होगा आपका सिग्मा, एक होगा आपका पाई। तो यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड जो बना है वो कैसा होगा? वो आपका होगा सिग्मा। कैसा होगा? सिग्मा। डबल बॉन्ड जो बनता है उसमें एक सिग्मा होगा, एक क्या होगा? पाई। जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनता है वहाँ पर एक सिग्मा और 2 आपके कैसे होंगे? पाई, 2 पाई होंगे। लेकिन इन दोनों के अंदर बात की जाए कि सर इन दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, तो पाई की तुलना में सिग्मा बंध क्या है? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पाई की तुलना में सिग्मा बंध क्या है? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वाई? क्यों? क्योंकि सिग्मा बंध जो बनता है वो कभी भी किसी भी जो कोष होते हैं उनके अक्षों के बीच अतिव्यापन होता है। क्या होता है? उनके अक्षों के बीच में अतिव्यापन होता है। जैसे मान लो किसी का कोष एस है या पी है, तो उनके अक्ष जब मिलते ना, अक्ष जब मिलेंगे तो उसके बीच जो बंध बनेगा वो बनेगा आपका सिग्मा बंध। क्या बनेगा? सिग्मा बंध। और जब अक्ष से अक्ष मिलो तो बंध आपका क्या होगा? प्रबल हो जाएगा, उनको तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर जब अक्ष आपस में अलग अलग डायमेंशन में हो, अलग अलग डायरेक्शन में हो, जैसे मान लो ये ऊपर है ये भी ऊपर है, और दोनों अलग अलग अक्ष अगर होते हैं उनके बीच में अगर अतिव्यापन होता है, उसके द्वारा जो बंध बनेगा वो बंध कैसा होगा? आपका पाई बंध होगा। तो पाई बंध के बीच में क्या होती है? गैप होता है, उनको तोड़ना बहुत ही आसान होता है, ये बंध बहुत ही दुर्बल होता है। इसलिए पाई बंध की तुलना में सिग्मा बहुत अधिक मजबूत होता है। तो इस प्रकार से आप रासायनिक सूत्र बनाना सीख गए होंगे। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।